हेलो हेलो मैं संजय सर अपने बेहतरीन और आपके मन पसंदीदा चैनल अल्ट्रा बायो पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे थोड़ा खेद प्रकट करता हूँ कि वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हुई। कुछ तकनीकी खराबी और स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत की वजह से ये समस्या आई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं आपके लिए कक्षा 12 का जनन अंग जंतुओं में जनन वाले चैप्टर से पहला टॉपिक लेकर के सामने आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये टॉपिक आपके लिए और मतलब आपके एकेडमिक लेवल के लिए भी और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें। और अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे लिए। और फिर आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। जंतुओं में जनन के क्रिया के लिए मानव जनन के जननांगों की आवश्यकता पड़ती है। तो मानव जनन में जननांगों में सबसे पहली रचना हम लोग पढ़ रहे हैं वृषण कोश की संरचना। वृषण कोश क्या होता है? वृषण कोश को एक अन्य शब्द में फोता भी कहते हैं, अंडकोश भी कहते हैं और वृषण कोश कहते हैं। तो वृषण कोश किसी भी नर में आमतौर पे जो स्तनधारी जंतु होते हैं उसमें शरीर के मुख्य भाग से थोड़ा बाहर की तरफ थैले के समान लटका हुआ जो रचना होता है वो वृषण कोश कहलाता है। मनुष्यों में भी दोनों पैरों के बीच में एक थैली के आकार का जो संरचना होता है वो वृषण कोश कहलाता है। वृषण कोश को फोता भी कहते हैं और अंडकोश भी कहते हैं, और वृषण कोश तो हम लोग टॉपिक पढ़ ही रहे हैं। वृषण कोश की संरचना के विषय में हम लोग पहले जान जाएं कि वृषण कोश एक थैली के आकार का संरचना होता है और इसमें सबसे बाहर की तरफ एक रोम युक्त परत होती है। इस रोम युक्त परत को स्किन ऑफ स्क्रोटम के नाम से जाना जाता है। बाहरी त्वचा जो रोम युक्त होती है, इस रोम युक्त त्वचा को स्किन ऑफ स्क्रोटम के नाम से जाना जाता है। स्किन ऑफ स्क्रोटम का मतलब ये है कि ऐसी त्वचा जो बिल्कुल बाहर की परत हो और जिस पे छोटे छोटे मूल रोम उगे हों, उस संरचना को स्किन ऑफ स्क्रोटम या बाहरी रोमीय त्वचा के नाम से भी जाना जाता है। स्किन ऑफ स्क्रोटम के ठीक ऊपर या बाहरी रोमयुक्त त्वचा के ठीक अंदर की तरफ एक दूसरी त्वचा होती है जिसको डार्टोरस की मांसपेशी कहते हैं। ये जो त्वचा होती है ये डार्टोरस की मांसपेशियों का बना होता है। इस मांसपेशी को डार्टोस भी कह सकते हैं। डार्टोस की मांसपेशी, यहाँ मैंने सिंबलाइज कर दिया इसको डार्टोस की मांसपेशी कहते हैं। ये जो डार्टोस की मांसपेशी है इसका मुख्य काम होता है फोता को या अंडकोश को छोटे आकृति में लाना या बड़े आकृति में लाना। मतलब ये फैलाता है और सिकुड़ता है। इस वजह से फोता छोटा होता है या बड़ा होता है, वो तापमान के अनुसार मैं आगे आपको इस विषय पे बात करूंगा। तो डार्टोस का मुख्य काम होता है फोता को छोटा करना या बड़ा करना। इसके बाद इसके डार्टोस के ऊपर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अंदर की तरफ दो टेस्टिस होते हैं जिसको वृषण बोलते हैं। दोनों वृषण के बीच से एक परत गुजरती है जो पूरे वृषण को दो भागों में बांट देती है। इस परत को स्कोटल सेप्टम के नाम से जाना जाता है। स्कोटल सेप्टम के नाम से जाना जाता है। सेप्टम का मतलब पट्ट होता है। पट्ट मतलब पट्टी। ये एक पट्टी के समान रचना होती है जो वृषण कोश को दो भागों में बांट देती है। प्रत्येक भाग को अर्ध
वृषण कोश के नाम से जाना जाता है। ये अर्धवृषण कोश, ये अर्धवृषण कोश, और प्रत्येक दोनों अर्धवृषण कोश के अंदर एक एक टेस्टिस होता है। अब मैंने दोनों तरफ 2 टेस्टिस बना रखा है। मैं दोनों टेस्टिस में ये कह दूं आपको कि दोनों टेस्टिस के बिल्कुल ऊपरी भाग में एक मांसपेशी जुड़ी रहती है। उस मांसपेशी को क्रीमेस्टर की मांसपेशी कहा जाता है। इसमें भी जुड़ी होती है और दूसरे वाले टेस्टिस, दोनों टेस्टिस के बिल्कुल ऊपरी भाग में क्रीमेस्टर्स की मांसपेशियां होती हैं। क्रीमेस्टर्स की मांसपेशियों में ये गुण होता है कि वो कभी संकुचन और प्रसार की वजह से वो टेस्टिस को ऊपर भी ले जा सकते हैं और नीचे भी ले आ सकते हैं, वो तापमान के अनुसार। ये इनका विशेष लक्षण है। मतलब जो क्रीमेस्टर्स की मांसपेशी होती है वो टेस्टिस को संकुचन और प्रसार की वजह से ऊपर भी ले जा सकती है और नीचे भी ले जा सकती है। ये इसका विशेष गुण होता है, ये क्रीमेस्टर्स की मांसपेशी। मैं इसके बाद ये बात कह दूं आपसे कि प्रत्येक वृषण के ऊपर एक छोटी लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जिसको इनगुइनल कैनाल के नाम से जाना जाता है। इनगुइनल कैनाल के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा कि टेस्टिस के थोड़ा ऊपर एक 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर लंबा एक मोटा नली होता है। इस नली को इनगुइनल कैनाल के नाम से जाना जाता है। इस इनगुइनल कैनाल में वास्ट डिफरेंसेस, जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी नली, इसके अलावा क्रीमेस्टर्स की मांसपेशी, इसके अलावा रक्तवाहिनी, इसके अलावा लसिका वाहिनी एक दूसरे से लिपट करके एक कार्ड बनाती है। एक पतला सा मतलब कड़ा भाग एक कार्ड बनाती है। इस कार्ड को एक विशेष कार्ड बनाती है। इस कार्ड को वृषण दंड, इस कार्ड को वृषण दंड कहते हैं। और ये वृषण दंड इस इनगुइनल कैनाल के अंदर प्रवेश कर जाती है और इसमें इनगुइनल कैनाल इस वृषण कार्ड को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ये पूरी संरचना वृषण कोश की हो गई। लेकिन मैं आपको दूसरी बात ये बता दूं कि वृषण कोश कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, कभी फूल करके चौड़े हो जाते हैं, कभी छोटे संकरे हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जो वृषण कोश होता है, वृषण कोश को शरीर के तापमान से कम तापमान चाहिए, 3 से 4 डिग्री तापमान कम चाहिए। उस कम तापमान पे शुक्राणु का निर्माण संभव है। अगर तापमान शरीर के तापमान के बराबर, अगर वृषण कोश का तापमान रहता है तो शुक्राणु का निर्माण टेस्टिस में संभव नहीं होगा। तो इसके लिए जब गर्मी का दिन होता है तो गर्मी के दिन के समय जब शरीर का तापमान अधिक होता है तो शरीर का तापमान अधिक होने पर ये जो वृषण कोश होते हैं वो शरीर के मुख्य भाग से ज़्यादा नीचे आ जाते हैं, थोड़ा लंबा होकर के नीचे आ जाते हैं। ये जो पूरा एरिया है ये थोड़ा लंबा होकर के यहाँ तक आ जाते हैं। तो मुख्य शरीर से इनकी दूरी बढ़ जाती है तो इनका तापमान लगभग 33 डिग्री सी तापमान बना रहता है। और इस कार्य में मुख्य भूमिका निभाते हैं क्रीमेस्टर्स की मांसपेशी जो संकुचित होकर के टेस्टिस को नीचे ला देती है, और दूसरा डर्टोस की मांसपेशी जो फैल करके और लंबा हो जाता है इस तरह से। तो डर्टोस की मांसपेशी और क्रीमेस्टर्स की मांसपेशी गर्मी के दिनों में और ज़्यादा फैल करके नीचे आ जाती है, और जाड़े के दिन में जब शरीर का तापमान ज़्यादा होना चाहिए तो ऐसे कंडीशन में ये अपने तापमान को बनाए रखने के लिए ये शरीर के नज़दीक चली जाती है
और जब नज़दीक जाती है तो इसका तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक बना रह जाता है। और ये 33 से 34 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने का मुख्य कारण ये है कि इस तापमान पे स्पर्म जीवित रह सकते हैं और टेस्टिस द्वारा स्पर्म का निर्माण अच्छे तरीके से हो सकता है। तापमान अगर अधिक होते हैं तो उस वजह से स्पर्म बीमार हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे और पिता बनने की क्षमता में कमी आएगी। तो इस तरह से ये वृषण कोश की संरचना, ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो ये मेरे और मेरे चैनल के सभी साथियों के लिए एक लाइक जरूर दीजिएगा। मैं संजय सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।